नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम नई शिक्षा नीति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी देश के विकास की जब हम बात करते हैं तो शिक्षा उसकी आधारशिला होती है। महात्मा गांधी ने भी जब आज़ादी की लड़ाई शुरू की थी, आज़ादी का जो संग्राम जब उन्होंने बिगुल फूंका था, उस दौरान भी उन्होंने शिक्षा नीति की बात की थी और कहा था कि जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक आप सही तरीके से आंदोलन भी नहीं कर सकते हैं, कोई मजबूत लड़ाई भी नहीं लड़ सकते हैं। नई शिक्षा नीति हमारे बीच एक बार फिर करीब 34 साल के बाद नई शिक्षा नीति लाई गई है। क्या है नई शिक्षा नीति, किस तरीके से हम 21वीं सदी में अपने भारत को ले जा पाएंगे इस शिक्षा नीति के साथ, इन्हीं सभी बिंदुओं पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में दो नई शिक्षा नीति और शिक्षा जगत के दो विशेषज्ञ हैं। पहले चर्चा के पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। ये हैं डॉक्टर एस एन झा साहब, ये डीएवी के क्षेत्रीय अधिकारी हैं, और उनके बगल में बैठे हुए हैं SNP सिंह साहब, जो जूलॉजी विभाग के विश्वविद्यालय के हेड रह चुके हैं। झा साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे पहले करना चाहेंगे। जो आपकी संस्था है निश्चित तौर पे माध्यमिक और प्राइमरी लोअर की एक ऐसी आधारभूत संरचना आपके पास है और आप इस तरीके से बच्चों को जागृत करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं ताकि देश आज हमारा यहाँ पे है, उसमें डीएवी का बहुत बड़ा योगदान है। आपको क्या लगता है नई शिक्षा नीति, खास करके हम जब नई शिक्षा नीति की बात करते हैं तो उसमें नया क्या आपको लगता है, नया इसमें क्या है और किस तरीके से हम नवोन्मेषी होते जा रहे हैं? ऐसा है सर कि नई शिक्षा नीति इतनी आवश्यक थी अभी जी कि 1947 देश आज़ाद के बाद जिस तरह का प्रायोगिक रूप से शिक्षा नीति आया, हम लोग देखते गए, उसमें ढलते गए, पलते गए जी। लेकिन अब जो 21वीं सदी की भारत को बनाना है उसमें हमें बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करके एक नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी, जो अभी का जो मेमोरेंडम आया है नई एजुकेशन पॉलिसी की, उसमें लगता है जी। ये बहुत कठिन काम नहीं है कि ये कैसे होगा जी। बहुत अच्छा सा मैंने देखा है और बहुत आसानी से हो जाएगा। थोड़ा सा विल पावर की आवश्यकता है। मुझे लगता है सरकार का विल पावर भी मजबूत है और आने वाले समय में इस शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करना बहुत कठिन नहीं होगा। बाधाएं होगी, नई चीज है, बिल्कुल बाधाएं होगी, लेकिन इसमें हमें ग्रेजुअली सफलता मिलेगी जी। 3 दशक के बाद, करीब 34 साल के बाद विश्वविद्यालय के पटल पे ही बहुत सारी चीजें परिवर्तित होने जा रही हैं। खास करके जब हम विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो बहुत पुरानी चीज़ें अभी भी, अगर हम उसके सिलेबस को देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे लगता है कि पहले बदलना चाहिए था। रोजगारोन्मुखी हम पहले उस तरीके से नहीं थे, लेकिन इसमें है। सिंह साहब, आपको क्या लगता है कि जो कितना ग्राह्य दिखता है आपको, खास करके विश्वविद्यालय या हायर एजुकेशन के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, यह जो नई शिक्षा नीति 2020 में जो आई है जी, इसकी आवश्यकता तो भारत देश के विश्वविद्यालयों को पिछले 50 वर्षों से थी जी। जो परिवर्तन नहीं आया वह आया है, और अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ इसको किया गया तो जो इनका विजन है 2020 तक संपूर्ण परिवर्तन का, वह भी हो जाएगा। भारत की जो कुल जनसंख्या अभी करीब 135 करोड़ है जी, उसमें 14 करोड़ ऐसे युवा हैं जो विश्वविद्यालय में पढ़ने की आयु सीमा में है। विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की आयु सीमा 18 से 23 वर्ष मानी जाती है जी। तो 18 से 23 वर्ष की आयु सीमा में 14 करोड़ बच्चे हैं, नौजवान हैं इस देश में जी। जिसमें से करीब 4 करोड़ नौजवान ही विश्वविद्यालय के विभिन्न कोर्स में काम कर रहे हैं। 10 करोड़ बच्चे अभी भी विश्वविद्यालय में एडमिट नहीं हैं जी। इसका कारण विश्वविद्यालयों की संख्या की कमी, कॉलेजों की संख्या में कमी और कॉलेज की पढ़ाई में जो रुचि नहीं है, उस कारण से युवाओं का आकर्षण में कमी। तो यह जो नई शिक्षा नीति आई है, यह इतना व्यापक और व्यवहारिक रूप लेके आई है कि जैसे एक उदाहरण लीजिए जी, कि ग्रेजुएशन में जो जहाँ साहब बच्चा भेजते हैं +2 के बाद, हम जब उसका एडमिशन लेंगे बीएससी में या बीए में, तो अब वह 4 वर्ष पढ़ेगा। लेकिन वह इंटर के बाद ही तय कर लेगा कि हमको शिक्षक बनना है जी, तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स वाले कोर्स को चुनेगा जी। और अगर वो तय कर लेगा कि हमको प्रोफेसर बनना है और रिसर्च में जाना है, तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड साइंस कोर्स को ऑप्ट कर लेगा।
और अगर मान लिया कि 1 साल के बाद ही उसके मन में हुआ कि अब हम डिग्री 1 पढ़ बीएससी का पार्ट 1 पढ़ लिए और हमको नहीं पढ़ना चाहिए, तो उसको हम 1 वर्ष का सर्टिफिकेट की डिग्री देंगे और उसको हम पास करेंगे। वो भी मान्य होगा, आगे मान्य होगा कहीं भी। 2 वर्ष के बाद जब वो चाहेगा कि हम छोड़ दें तो उसको हम डिप्लोमा की डिग्री दे देंगे और वह बाजार में चला जाएगा और अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा। एक चीज मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा और सर आपसे इसमें लूंगा, ड्रॉप्स आउट की समस्या हमारे देश में बहुत बहुत गंभीर समस्या रही है। मैं तो कहता हूँ कि किसी स्टेट बोर्ड की नहीं बल्कि सीबीएसई में भी देखे तो उसमें भी ड्रॉप्स आउट है। तो आपको लगता है कि जैसे हम पार्ट 3 तक नहीं पढ़ के पार्ट 1 में ही, अगर पार्ट 1 में पहले जो पढ़ाई बंद कर देता था उसे हम ड्रॉप्स आउट कहते थे, अब वो ड्रॉप्स आउट नहीं होगा, अब वो डिग्री वहां पे मिलेगी, आप उसका वैल्यू होगा, उसके अनुसार वह काम करेगा। और शुरू से ही उसकी क्रेडेंशियल को अडॉप्ट कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं जी। तो आप अगर फर्स्ट ईयर में ही आप उसको डिग्री दे के काम करवा रहे हैं या आपको काम में लग गया है तो उसका वैल्यू होगा और वो काउंट होगा मार्केट में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो वह 2 वर्षों के बाद डिप्लोमा देके हटा दिए उनको और 3 वर्षों के बाद उनको हमने डिग्री ग्रेजुएशन की डिग्री दे दी। लेकिन अगर वह आगे एमएससी भी पढ़ना चाहता है, एमए पढ़ना चाहता है, कॉलेज विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और रिसर्च में जाना चाहता है तो 1 साल और हमारे पास रहेगा जिसमें हम उसको रिसर्च का ओरिएंटेशन कराएंगे। तो 4 वर्ष में उनको हम ग्रेजुएशन की डिग्री देंगे। यह इसलिए भी आवश्यक है कि आज भारत से बीए और बीएससी पास बच्चे विदेशों में जब जाते थे तो वहाँ मांगता था कि 4 ईयर डिग्री कोर्स का सर्टिफिकेट दो। 3 साल वाले को इंग्लैंड अमेरिका के एमएससी कोर्स में एडमिशन नहीं था। तो अब हम जब 4 वर्ष का देंगे तो वो आसानी से जंप करके विदेशों में जाके भी अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे आपको लगता नहीं है कि जो इसके तहत हम ये थोड़ा सा उसे फोर्स कर रहे हैं कि जब आपको शिक्षक ही बनना है, बीएड आपको करना है तो 4 साल आपकी पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, उसके बाद आपको बीएड की डिग्री मिलेगी। तो वह तो अभी है ही, आपको करना पड़ेगा। 3 वर्ष बीए पढ़ने के बाद बीएड में लोग जाते हैं जी और 2 वर्ष बीएड पढ़ते हैं। उसको तो घटा दिया इसने, 1 ही वर्ष पढ़ना, 4 ही हो गए ना जी, 3+1 ही हुआ। और जिनको रिसर्च में जाना है, अब देखिए कितना बढ़िया कंसेप्ट दिया है कि अब यूनिवर्सिटी को 3 भाग में बांट दिया। एक यूनिवर्सिटी रहेगा जो टीचिंग यूनिवर्सिटी रहेगा जिसमें सिर्फ पढ़ाई के काम होंगे और पढ़ने पढ़ाने के तरीकों से ही शिक्षकों का प्रमोशन और छात्रों का इवैल्यूएशन होगा। दूसरा विश्वविद्यालय जो होगा वह रिसर्च का होगा जी, जिसमें कि सिर्फ रिसर्च से ओरिएंटेड काम होंगे, वहाँ पर पठन पाठन की क्रिया बहुत कम होगी। और तीसरा होगा वह ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग होगा कि यदि घर में बैठे हुए आप शिक्षा पाना चाहते हैं तो घर में बैठे, जैसे आज पेंडेमिक है और कोविड-19 का और हम घर में बैठ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उस ढंग से वो पढ़ेंगे और अपनी डिग्री लेंगे। तो अभी जो समाज में लेयर है, जो स्ट्रेटिफिकेशन है 3 लेयर में, तीनों किस्म के बच्चों के लिए हायर एजुकेशन में जगह बनी है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जैसे बिहार में देखिए कि समूचे भारत में एमफिल का कोर्स चलता था, उसको एबोलिश कर दिया। अब एमफिल कोर्स के बारे में आप जानते हैं कि एमफिल में लोग एडमिशन ले लेते थे रिसर्च के नाम पर और सारे जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में बैठे हुए हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सरकार का मानदेय ले रहे हैं। और जो अब तो एमफिल यूजीसी ने भी हटा दिया, उसकी मान्यता खत्म कर दी। अब लेक्चरशिप में लेक्चरशिप में सिर्फ पीएचडी अभी सिर्फ बिहार में हुआ है, समूचे भारतवर्ष में यह नहीं है। बिहार सरकार ने तात्कालिक निर्णय लिया है, लेकिन जिन लोगों को एमफिल की डिग्री मिली हुई है, क्योंकि पिछले 30 वर्षों से कोर्स चल रहा है, उनकी मान्यता अन्य राज्यों में है, बिहार में अभी रुका गया है। लेकिन अब इसके बाद सरकार इसको खत्म ही कर रही है कि सीधे आप पीएचडी कोर्स में आइए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है जिसको हम लोग देख रहे हैं कि अब समाज में संपन्न परिवार भी है, मध्यम वर्ग भी है और गरीब भी है। संपन्न परिवार के बच्चे जो हमारे बिहार यूनिवर्सिटी आते थे पढ़ने, वो भी पिस जाते थे गरीब परिवार के बच्चों के कारण, सिस्टम में नयापन नहीं होने के कारण। अब यह इस नई शिक्षा नीति में विदेश के कॉलेज और विश्वविद्यालय को भी कैंपस खोलने का अधिकार मिलने जा रहा है। और यह जो कैंपस खुलेगा उसमें जो लोग रिसर्च में या ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में या टेक्निकल एजुकेशन में, एमबीए में, एमबीबीएस में, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेंगे तो वह सरकारी ग्रांट से नहीं चलेगा, वह लोन बेस्ड चलेगा। सपोज कि हमारा लड़का है और उसको हम चाहते हैं कि इंग्लैंड की जो संस्था आई है, ऑक्सफोर्ड का ब्रांच आया है, उसमें हम उसको इंजीनियरिंग करा दें,
तो वह तो इंग्लैंड की संस्था है, भारत सरकार एक पैसा उसको नहीं देगी बल्कि उससे किराया लेगी। तो ऑक्सफोर्ड वाला अगर हमको कहता है कि आपके बच्चे को इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए हम 50,000 रुपया महीना लेंगे, हमारे पास नहीं है, तो वहाँ बैंक है, बैंक उसको 50,000 संभावनाओं के द्वार बहुत खुलते दिख रहे हैं। एक आपने बहुत अच्छी चीज कही जो मैं सर आपसे जोड़ना चाहूंगा, उन्होंने रुचि की बात कही, और हम रुचि की बात आज के तारीख में जो आज की हमारी शिक्षा पद्धति है उसमें हम रुचि की बात कम से कम मैट्रिक के बाद ही कर पाते हैं, उसके पहले नहीं कर पाते हैं। अब कई बार तो ग्रेजुएशन के बाद होता है कि जो अब क्या करना है। तो आपको क्या लगता है कि जो अभी 9th 10th की जो स्थिति है तो उसमें बच्चों या अभिभावक के लिए कितना एक्सेप्टेंस उसका उसको हो आप पाएगा? नीचे आइए। अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी में अडॉप्ट किया है उसमें ये इसको राइट फ्रॉम LKG से ही इसको स्टार्ट कर रहा है कि आपको 1 2 3 तक में बच्चे में लिखने और पढ़ने का जिज्ञासा और समझ होनी चाहिए एक। और जो बात आप कह रहे हैं कि रुचि या गोल का निर्धारण 6 और 7 से कंप्लीटली हॉलिस्टिक हम दे रहे हैं, सिर्फ क्लास एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, वोकेशनल कोर्स का भी क्लास वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक बच्चे का इंटरेस्ट है कि हम संगीत में जाएं, एक का इंटरेस्ट है कि हम पेंटिंग में जाएं, एक का इंटरेस्ट कहीं और है कि हम एक मिस्त्री बने, मैकेनिक बने। तो चूंकि उसको वोकेशनल कोर्स उस तरह का मिल रहा है वहीं से 6 से ही, तो नेचुरली 9 10th में तो अभी बच्चे गोल फिक्स करते हैं। अब तो बच्चे को 6 7 से ही जितना एज ए होल इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाया है, काबिल तारीफ है। अगर ये इंप्लीमेंट होता है तो नई भारत के दर्शन हम लोग करेंगे। और वो अब 9 10th को छोड़ दीजिए, अब 3 4 से स्टार्ट कीजिए इसको। आपके पूरे समाज को लगाया है साथ में, फिलैंथ्रोपिस्ट, समाज के पढ़े लिखे लोग, उनको एजुकेशन से जोड़ रहा है गांव में। आने वाले समय में ऐसा भी लगता है कि इसको PPE मोड पर भी चलाएगा। लेकिन अभी जो ड्रॉप आउट आपने कहा, इस ड्रॉप आउट को हम एक टीचर्स, सपोज करो मुजफ्फरपुर में टीचर्स आया है पटना से, उसको उतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जहां स्कूल है वहां के जो लोकल लोग हैं, जहां से बच्चे आ रहे हैं, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हैं, समाज के अच्छे लोग हैं, एकेडमिशियन हैं, उनका इंटरेस्ट है, तो वो उस परिवार या उस बच्चों से मिलके उस बच्चों को आगे बढ़ाने का काम होगा, तो ड्रॉप आउट की संख्या वहां घटेगी। बिल्कुल, हाँ, ऐसा लग रहा है। इसलिए अब अगर ये टोटो हो जाए, अभी कुछ प्रॉब्लम होगी, इनिशियल स्टेज में होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, टीचर्स ट्रेनिंग में ध्यान देना है, क्योंकि अपडेट करना है आपको। अभी ऑनलाइन क्लासेस हुआ, अब अचानक ऑनलाइन क्लासेस में पेंडेमिक में क्या क्या प्रॉब्लम हुई है, एज ए टीचर हम लोग फील किए हैं। लेकिन इसमें भी अब लोग एज यूजुअल हो गया, ट्रेनिंग हो रही है, क्लासेस हो रही हैं, इंटरेस्ट दिखा रहा है। आपको हम बता सकते हैं आज मुजफ्फरपुर में, यू विल बी ग्लैड कि आज क्लास LKG से क्लास 12 तक का 80-85% बच्चे ऑनलाइन में आ रहे हैं। ग्रेट, बिल्कुल। और यह नई एजुकेशन पॉलिसी अगर समाज में फैलती है, मुझे लगता है कल का भविष्य भारत का अच्छा होगा। नहीं, इससे तो ये चीजें स्पष्ट हुई हैं कि जो हमारी जो ग्राह्य क्षमता है, हम किसी चीज को एक्सेप्ट बहुत जल्दी करते हैं अगर वो बेहतर है। खास करके पेंडेमिक के दौरान जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ऑनलाइन से जो उन्होंने अपने आप को कनेक्ट किया है, वो वाकई काबिल तारीफ है। वो लगता है कि जो किसी भी नई चीज को लेने के लिए पूरा समाज और अभिभावक पूरी तरीके से तैयार हैं। एक चीज मैं आपसे और जोड़ना चाहूंगा। गांधी जी ने स्वदेश की बात की थी, गांधी जी ने स्वरोजगार की बात की थी, गांधी जी ने अपनी शिक्षा नीति में, एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को, जो गांव की जो चीज़ें हैं, जिसे हम थोड़ा सा ब्रंश के तरीके से, उससे बाद में लोगों ने उसे जाति, पेशागत, उसको पेशा और जाति से उसे जोड़ दिया। लेकिन कहीं ना कहीं वो रोजगार का एक बड़ा माध्यम होता था। कोई कारपेंटर है तो वो कारपेंटर का काम कर रहा है, कोई वो उसी तरीके से। इसमें उसकी चर्चा है कि जो बच्चे, शुरू से बच्चे किस तरीके से, तो क्या रिसोर्सेस उस तरीके से डेवलप करना कितना आसान होगा या कितनी मुश्किलें आएंगी? ऐसा है कि इसमें है कि अगर 10 days इन ए मंथ बैगलेस चिल्ड्रन होगा, कभी किसी कारपेंटर के घर में स्कूल वाला लेके चला गया, देख रहा है क्या है, कभी पोस्ट ऑफिस में चला गया, कभी किसी मैकेनिक के पास चला गया कि हाउ टू वर्क, काम कैसे करता है। तात्पर्य है कि बेसिक कंसेप्ट कामों का उसको इनिशियल स्टेज में क्लास 6 7 से ही दिया जाए। और इसी का यूनिवर्सिटी में क्या होगा कि 3 बरस जब वो BA का कोर्स पूरा कर लेगा, और अगर उसको कारपेंटरी में इंटरेस्ट है, हम इस पे सर डिटेल्स आपसे लेंगे हायर एजुकेशन पे सर। अब तो अगर चूंकि उसको अब समाज में क्या क्या किस किस जगह पे हो रहा है, आम जिंदगी में उसको कैसे जीना है, इसकी
संभावना शुरू से स्टार्ट हो जा रही है। साथ में यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हम एक और बात बता रहे हैं, जिस चीज का हम लोग अक्सर कहते थे, इंडिविजुअल स्कूल करता भी था, कि इस बार इस नई एजुकेशन पॉलिसी में एथिक्स को डाला है, कल्चर को डाला है, भारतीयता को डाला है। मुझे लगता है कि यह इतना बड़ा रोल होगा स्कूलिंग एजुकेशन में बच्चों के साथ में कि कल्चरली भारत का बच्चा बहुत मजबूत होगा, इंटरेस्ट क्रिएट होगा। वेस्टर्न और अपने कल्चर का जो फ्यूजन है, कहीं ना कहीं वो जो है टोटलिटी वहीं से आती है। हम कहते हैं कि मोरल एजुकेशन की जहां तक बात होती थी, हम लोग कहते हैं कि मोरालिटी की बड़ी कमी हो रही है समाज में। बिल्कुल। अब समाज में हो रही है, तो उन बच्चों में हम जब शुरू से डालेंगे कि हम भारतीय हैं, हमारा ये इंटीग्रिटी है, हमारा ये धर्म है, हमारा ये काम है, आप डालो ना शुरू से, तब कल को कहेगा। तो मुझे लगता है ये जितना भी चेंजेज आ रहा है, मैं व्यक्तिगत रूप से उस चेंजेज को जो इसने अडॉप्ट किया है, ये अगर होता है भारत के एजुकेशन पॉलिसी में, ड्रामेटिक बदलाव आएगा। जी, आप सर कह रहे थे कि हायर एजुकेशन में, कॉलेज में बच्चे अगर पेशागत चीजों को अपनाते हैं तो कैसे उसे वो ले पाएंगे? जैसे कारपेंटरी की चर्चा की जहाँ आपने जी, 3 वर्ष वह बीए पढ़ा और उसको इंटरेस्ट है या तो उस औजार का उपयोग करके कारपेंटर बनने का जी, या उस व्यवसाय को आगे बढ़ाने का, तो वह 1 साल के लिए चला जाएगा इस अपने विश्वविद्यालय से कह के कि हम कारपेंटरी के लिए अमुक फर्म के पास जा रहे हैं, हम वहाँ ट्रेनिंग लेंगे बिजनेस का, तरीके का, और वहाँ से वह ट्रेनिंग करके आएगा, एक सर्टिफिकेट लावेगा कि हमारे यहाँ इन्होंने इसकी ट्रेनिंग ली और उसको 4 ईयर डिग्री का मिलेगा। तो कोई कारपेंटरी में, कोई टेलीविजन में, कोई गाड़ी बनाने में, जो विभिन्न जो काम हैं, वहाँ जो अभी हम अनस्किल्ड लेबर जिसको कहते हैं, वह स्किल्ड इंटरप्रेन्योर के रूप में वहाँ पर काम करेगा और उसकी आइडेंटिटी बदल जाएगी और समाज का एक स्वरूप बदलेगा। दूसरा जो कि भारतीय व्यक्तित्व और विदेशी व्यक्तित्व का जो है, अब तो ग्लोबल पर्सनालिटी, जैसे मेरा खुद का अपना अनुभव है कि हम करीब 10 देशों में जाकर अपने रिसर्च पेपर का प्रेजेंटेशन किए, जापान में, कंबोडिया में, थाईलैंड में, इंग्लैंड में, साउथ कोरिया में, चीन में। लेकिन वहाँ जो 100 पार्टिसिपेंट होते थे, उसमें करीब करीब 60-70 देश के लोग रहते थे। हम लोगों को कभी यह फील नहीं हुआ कि हम अपने प्रेजेंटेशन स्टाइल में या अपने कंटेंट में या स्लाइड में या ड्रेस में या फोनेटिक्स में हम बहुत किसी से पीछे हैं, ऐसा नहीं लगता। हर देश का अलग अलग फोनेटिक्स है। बिल्कुल। अंग्रेजी भाषा का उपयोग जो जैपनीज करता है उसकी अपना टोन होती है, और इंग्लैंड वालों का अपना है तो इंडियन वालों का अपना है। तो एक जो हमारा जो क्रीमी लेयर है भारत का अभी एकेडमिक्स का, उसमें पर्सनालिटी का क्लैश नहीं है, वो ग्लोबल पर्सनालिटी है। और हमारे जो बच्चे हैं, जैसे डीएवी के बच्चे, जो इनका क्लास 8 का बच्चा है, अभी झा साहब की एक विद्यार्थी है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अभी उसने पीएचडी किया है और वो पोस्ट डॉक्टरल का काम कर रही है। बिल्कुल। जो इनका प्रोडक्ट है, और इसके बाद वो जाके ऑक्सफोर्ड में है और हमारे परिवार की वो बच्ची है, उसके पास जब हम जाते हैं, उससे जो हम बात करते हैं, तो उसके पास बेलारूस की, रासा की, अमेरिका की, कनाडा की बच्चियां, उसके मित्र लोग हम लोग के पास आती हैं। हम लोगों को कहीं नहीं लगता कि मेरी बच्ची और अन्य बच्चियों में भिन्नता है, या हमसे बात करने में उन्हें नहीं लगता कि ये कमज़ोर पापा या अंकल हैं और हमारे कनाडा वाले मजबूत हैं। वह प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम था एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर, करिकुलम डेवलपमेंट एंड एक्ट एंड इंस्टीट्यूट की कमी। वह जो अब ऑटोनॉमी का जो कंसेप्ट आया है कि कॉलेज, बिल्कुल, जो सर एक अगर इसको इस तरीके से कहा जाए कि जो यूनिवर्सिटी ही जो सारी जो सिस्टम्स हैं, जितने जो रेट कैपिज्म है, तो वो जैसे कॉर्पोरेट उसका कॉर्पोरेटाइजेशन होगा तो रेट कैपिज्म निश्चित तौर पे घटेगा। आपने एक चीज सर कही थी, मैं उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगा। आपने मोरल की बात की थी या कल्चर की बात की थी, इसमें रीजनल लैंग्वेज को अधिक वजन दिया गया है कि जो आप अपनी जो मातृभाषा है उसको आपने छोड़िए। हम कहीं ना कहीं अधिक ग्लोबल होने के चक्कर में, यूं तो आपने बहुत अच्छी बात कही है कि ग्लोबल होने का कतई तात्पर्य यह नहीं होता है कि जो हम अमेरिका में जाएं तो अमेरिकी की नकल करने लगे। हम अपने देश की जड़ को बनाए रखते हुए भी हम ग्लोबल हो सकते हैं। ग्लोबल बेसिकली हम थॉट से होते हैं, ग्लोबल आइडियाज से होते हैं, नहीं कि ग्लोबल केवल कपड़े और अपनी भाषा से होते हैं। लेकिन इसे मदर लैंग्वेज की कई बार इस पर बात की गई है कि जो उसको हम बढ़ावा देंगे।
कितना फायदा आपको दिखता है? आमतौर पे आप देखिए सर, ये मैं अपनी भावना भी बता रहा हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में हूँ जी, लेकिन हमें भी कभी कभी लगता है किसी समाज में, अपने इस लोकल समाज में, कि अगर हम जिस बात को इंग्लिश में बोल रहे हैं तो हमको अपना लगता है कि हम जितनी बात कहना चाह रहे हैं लोग उतनी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर वहां अपनी मदर टंग का यूज कर रहे हैं तो वहां हमें एक आभास होता है, सुनने वालों को आभास होता है, समझने वालों को भी ये लगता है कि हम समझ रहे हैं, हमारी बात कह रहे हैं, वो कनेक्ट होता है वो। अब इनिशियल स्टेज में देखिए, जैसे अभी न्यूमेरेसी पर बात हो रही है कि नंबर सिस्टम बच्चा नहीं जानता है, वर्ड को नहीं जानता है, सेंटेंस को नहीं बोल पाता है, क्योंकि आइदर तो आप हिंदी या इंग्लिश किसी को अडॉप्ट किए हुए हो। अभी अब कई सारे लैंग्वेज को उन्होंने कहा कि नहीं, इसको जो 8वें अनुच्छेद में वो सब लैंग्वेज को हम डेवलप करें, और लोकली जहां कभी कभी सरकार कहती है कि लोकल फॉर वोकल, तो वहां जो बच्चा है, जो ड्रॉप आउट की बात, ये भी एक क्वेश्चन है, ड्रॉप आउट की बात होती है। अगर वहां लोकल लैंग्वेज में मैटर को दिया जाए तो मुझे लगता है कि समझदारी, कंसेप्ट की क्लियरेंस वो बेटर होगी, अन्यथा किसी और थोपी हुई लैंग्वेज से। ना तो इंग्लिश खराब नहीं, हिंदी में लैंग्वेज कोई खराब नहीं है। से फॉर एग्जांपल अगर आप केरला में जाए इंडिया में, तो वहां लेबर काम करने वाले भी इंग्लिश बोलते हैं, उन्हें नहीं पता कि उन्हें ग्रामेटिकल मिस्टेक क्या है, वो तो बस अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है। सीबीएसई ने आज से 4 साल 5 साल पहले यहाँ भी नॉवेल चला के हमारे सीबीएसई करिकुलम में भी स्टार्ट किया था कि नहीं, बोलने दो उसको, गलत बोलता है सही बोलता है डजंट मैटर, मैच्योरिटी आएगी ग्रामेटिकल करेक्शन हो जाएगा। हम आप हिंदी बोल रहे हैं, कितनी गलती बोल रहे हैं, ये आप उस समय देखेंगे जब आप ग्रामेटिकल उसको चेक करेंगे। तो अगर लोकल लैंग्वेज के माध्यम से उसमें हम कुछ इनिशिएटिव डालते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत फायदेमंद होगा और कंसेप्ट क्लियर होगा, ये मेरा मानना है। आपसे सर एक चीज, एक परसेप्शन है, कितना सच है कितना गलत है, कि जो हम जब अंग्रेजी की बात करते हैं तो उसमें कहा जाता है कि चाहे रिसर्च में हो, चाहे साइंस में हो, या इवन लिटरेचर को अगर छोड़ दीजिए तो आपके पॉलिटिकल में या किसी में भी कहा जाता है कि उसमें मैटर बहुत होता है। हिंदी में ऐसा नहीं होता है, क्या ऐसा है या ये कॉमन परसेप्शन है, गलत परसेप्शन है? हिंदी में भी कम किताबें नहीं है? नहीं, ये भाषा की जो कठिनाई है जी, वह वास्तविकता है कि विश्व के पटल पर जो रिसर्च और नई चीज़ें जिसको इनोवेशन कहते हैं, वो जो पहली बार जो चीज़ आती है वो तो अंग्रेजी में ही अधिक आती है जी, उसका रूपांतरण होता है हिंदी में, और हिंदी में रूपांतरण करने के बाद तब हमारे पास पहुंचता है, जिसमें आपके अखबार की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे पास किताब पहुंचने के पहले समाचार पत्रों से हम विषयों को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अभी भी जो प्रत्येक दिन का जो विश्व की उपलब्धि है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, मेडिसिन में, रिसर्च में, उसमें अंग्रेजी के माध्यम से तो प्रकटीकरण अधिक है और उसका एक अपना है। हम इसलिए स्कूली शिक्षा पर यह शिक्षा नीति अपनी भाषा में बात करने के लिए जोर दे रहा है कि बच्चे के मन में जो कल्पनाशीलता उसके 7वें, 8वें, 6ठे, 5वें वर्ष के उम्र में आती है, वो अपनी भाषा में आती है। बिल्कुल। हम मैंगो कह के उसको उस आम की कल्पना नहीं करा सकते हैं जो आम कहने के बाद वह हमारे बगीचे के 20 प्रकार के आमों को पहचान जाता है। अभी भी सच्चाई यही है, जब हम बोलते हैं तो सबसे पहले हमारे कॉन्सेप्ट में वो चीजें हिंदी में आती हैं, हम उसे ट्रांसलेट करके चले जाते हैं। हमारी ट्रांसलेशन की क्षमता बहुत तेज होती है तो हम तेज बोलते हैं, लेकिन सामने में आती है वो चीजें हमें हिंदी में ही। अब जैसे हम लोग जिस स्टेज में आ गए कि अब हम सोचते हैं चीजों को, तो उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने में हमें कठिनाई नहीं होती जी, लेकिन हम जब 6 वर्ष के थे हमको कठिनाई थी और हमारी समझ कम थी। आपसे जानना चाहेंगे झा साहब कि जो क्या लगता है कि नई शिक्षा नीति, समय तो लगेगा, बाधाएं भी कुछ आएंगी, लेकिन किस तरीके से शिक्षा नीति हमारे समाज को, हमारे देश को कैसे लगता है कि ये पूरा आर्थिक स्थिति भी इससे बदलेगी और जो शिक्षा की हमारी जो स्थिति अभी है उसमें परिवर्तन होगा? समस्याएं हैं, समस्या आएंगी जी, लेकिन हमारी, आपकी, समाज की और सरकार की विल पावर मजबूत हो जी, तो इससे हम निजात पाएंगे। बिल्कुल। और नई शिक्षा नीति एक नई चीज उभर के आएगी, समाज के हर वर्ग को इससे बहुत बड़ा बेनिफिट होगा और विश्व में फिर हमारी एजुकेशन जी अपने फिर से विश्व गुरु की ओर। एक सर अंतिम सवाल आपसे चलते चलते लेना चाहेंगे कि जो विश्वविद्यालय के परिप्रेक्ष्य में रोजगार, कितना रोजगार परक हम हो पाएंगे और क्या लगता है कि बेरोजगारी किस तरीके से घटी? बिल्कुल संक्षिप्त में बताएं।
नई शिक्षा नीति कहता है लाइट बट टाइट। टाइट जी। लाइट बट टाइट का मतलब है कि इसने सिस्टम को इतना सुगम बनाया है कि कोई कहीं भी आवे और कभी भी इससे बाहर जाए, लेकिन उसकी जो परीक्षा पद्धति और उसका जो निष्कर्ष है वो बहुत कठोर है और वह उचित पात्र को ही वह मिलेगा। तो जब प्रोडक्ट अभी का जो भारत का सिनेरियो है, हम अनएम्प्लॉयबल अधिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, एम्प्लॉयबल कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस शिक्षा नीति से एम्प्लॉयबल अधिक प्रोड्यूस होगा, अनएम्प्लॉयबल कम। जी। किसी भी परिवर्तन को जब आप सकारात्मक तरीके से लेते हैं तो निश्चित तौर पे उसका परिणाम बेहतर होता है। हमने जाना नई शिक्षा नीति के बारे में, और जो संभावनाएं दिखी, थोड़ी सी बाधाएं, थोड़ी सी मुश्किलें भले आएँ, लेकिन निश्चित तौर पे हम 21वीं सदी के भारत बहुत मजबूत बनकर उभरेंगे। इस देश और दुनिया के परिप्रेक्ष्य में हमारे इस शिक्षा नीति के बाद आप आए, हमारे महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।